हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 67th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। आई परफेक्शन आईएएस का ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 2। चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि ए होल इंस्क्रिप्ट शिलालेख जो है निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था। तो हम लोग जानते हैं कि ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य का राजा था। चालुक्य साम्राज्य का राजा था ये। 608 से ये 642 ईस्वी के ये राज करता था। दोस्तों, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। राइट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। मोइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से किस लोकप्रिय राजा को जाना जाता था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था। तो दोस्तों, ये भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो सही उत्तर है अंग। दोस्तों, कुल 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार के थे, इसमें से अंग, मगध और वैशाली। दोस्तों, एक्चुअली वैशाली राजधानी थी भज्जी की। तो ये 3 महाजनपद बिहार में थे, इसको याद रखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बागोर भी है और महदाहा भी है, तो एक से अधिक आंसर ऑप्शन ई सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पाई स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, हड़प्पा स्थल में कौन कौन सा शामिल है। मांडा, रोपड़, हड़प्पा, बनवाली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, धौलावीरा, देसलपुर, लोथल, सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन। तो ये हमारे सब हड़प्पा कालीन मत हड़प्पाई स्थल नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। मांडा भी है और आलमगीरपुर भी है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्शन के किस मत के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है न्याय दर्शन। अन्य कौन से दर्शन है दोस्तों। तो सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा है और वेदांत है। ठीक है दोस्तों, तो न्याय दर्शन में विश्लेषण, मत, तर्क एक प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था। इसके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइका विद्रोह कब हुआ था। इसका सही उत्तर है 1817 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पाइका ये बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में यह लड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा साजिश कहा गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा इसको कहा गया था। ठीक है दोस्तों, सर जेम्स अल्ट्राम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्राम ने इसे एक मुस्लिम साजिश बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि भारत में पहली जूट मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, सही उत्तर है 1855 में। कहा, हरिसरा में। हरिसरा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये स्थापित किया गया था। दोस्तों, अगर अब पूछा जाए कि पहला कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1853 में। कहा, बॉम्बे में। राइट दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही बयान का चयन करें। देखिए दोस्तों, चौरी चौरा नामक घटना कब हुई थी। डेट याद रखिएगा, आसानी से हो जाएगा। 5 फरवरी 1922। दोस्तों, इस समय हमारे वायसराय कौन थे। तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। तो ये ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं, देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में कौन थे, हमारा मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो थे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लॉर्ड इरविन। पुनः पक्त कब हुआ था दोस्तों, 1932 ईस्वी में। इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन। क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों। ये आया था क्रिप्स मिशन 1936 से 1900 क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और इस वक्त हमारे वायसराय थे लॉर्ड लिनलिंथगो। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, राइट, करेक्ट।
कहता है कि भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशिपाद बनर्जी। ठीक है दोस्तों, शशिपाद बनर्जी एक सामाजिक कार्यकर्ता और ब्रह्म समाज के नेता थे, जिन्हें महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। वह कई लड़कियों के स्कूल, विधवा निकेतन आदि के संस्थापक थे। वे भारत के श्रमजीवी पत्रिका के भी संपादक थे। बनर्जी भारत में टेपरेंस आंदोलन के सदस्य थे। तो इन सब बातों को याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों, धर्मत की जो लड़ाई थी, ये मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ी गई थी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? तो दोस्तों, ये इसका सही उत्तर है 1576 ईस्वी में। दोस्तों, टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ने संयुक्त रूप से राजमहल की लड़ाई में दाऊद खान को हराया था। ठीक है दोस्तों, और फिर अकबर ने 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर ने 1576-80 के दौरान बिहार को मुनीम खान और मुजफ्फर खान के हाथों में रख दिया था। मतलब उनको उसके अंतर्गत देखरेख के लिए छोड़ दिया। अक्सर पूछा जाता है कि अकबर के समय बिहार का दीवान किसको नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, वो थे मुनीम खान और मुजफ्फर खान। 1587 ईस्वी में मानसिंह को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, 1587 ईस्वी में मानसिंह को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले घटित हुआ था? तो याद रखिए, खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध ये हुआ था आपका 1540 ईस्वी में, और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। तो सबसे पहले कौन हुआ हमारा? खनवा का युद्ध। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों गुरु तेग बहादुर को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि जवाबीत राज्य, जवाबीत किससे संबंधित था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये राज्य के कानून से रिलेटेड था। ये राज्य के कानून से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि औरंगजेब ने जवाबीत नामक धर्मनिरपेक्ष फरमान जारी किए थे। किसने जारी किया था दोस्तों? औरंगजेब ने। याद रखिएगा इसको, औरंगजेब ने इसको जारी किया था। मुगल शासन के दौरान विशेष रूप से औरंगजेब के तहत कई जवाबीत जारी किए गए थे। आम लोगों के बीच नागरिक शांति बनाए रखने के लिए जारी किया जाता था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, संत तुकाराम जी, शिवाजी, मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां। तो सभी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, सबके समकालीन थे। थोड़ा सा जान लेते हैं तुकाराम जी के बारे में। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके माता पिता हिंदू देवी तथा विष्णु के अवतार विठोबा के भक्त थे। उनके गुरु जो थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। उन्होंने उसके बाद के अधिकांश वर्ष भक्ति पूजा, कीर्तन और अभंग कविता में बिताए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, ये थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों क्या क्या कहा जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा इनको दी जाती है। इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित थे? देखिए, चंपारण विद्रोह हुआ था 1917 में। तो इसका सही उत्तर है ई। जरा देख लेते हैं कौन कौन से बिहार चंपारण से संबंधित नेता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, रामनवमी प्रसाद, एएन सिन्हा, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद आदि थे। ठीक है, कहा जाता है कि गांधी ने भारत में सविनय अवज्ञा की पहली लड़ाई जीती थी। ठीक है दोस्तों, तो जेबी कृपलानी भी है, अनुग्रह नारायण श्री कृष्ण सिंह भी है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21
क्वेश्चन नंबर 21। पटना के गोलघर का निर्माण किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? दोस्तों, पटना के गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका शासनकाल कब था? 1786 से 93 के बीच। 1786 से 1793 के बीच थे। ठीक है। गोल और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो जॉन गार्स्टीन थे। कौन थे दोस्तों? गार्स्टीन। जॉन गार्स्टीन थे इसके आर्किटेक्ट। दोस्तों, इसका जो निर्माण कार्य है वो 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 20 जुलाई 1786 को। 20 जुलाई 1786 को हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखे हुए से गलत जोड़े का चयन करें। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, भोसले पूना। अगर हम लोग देख लेते हैं, जो ये जितने भी चीजें हैं ये सब मराठा से जुड़ा हुआ चीज है। तो गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे और नागपुर के भोसले थे। ये पूना के नहीं, ये नागपुर के थे। होलकर इंदौर के थे, सिंधिया ग्वालियर के थे और पुणे के कौन थे? पुणे के पेशवा थे, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के खिलाफ लड़ा था? तो सही उत्तर है कैप्टन ली ग्रैंड। ठीक है दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि अगस्त 1918 में बंबई में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सैयद हसन इमाम। कहते हैं कि कांग्रेस का यह विशेष सत्र मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में ब्रिटिश संसद को की गई सिफारिशों का एक समूह है, जिसे 1919 में भारत सरकार अधिनियम के लिए सैद्धांतिक आधार बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल के कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छपरा जेल में। देखिएगा दोस्तों, ये श्री राम विनोद सिंह ने इस जेल के बंदियों का नेतृत्व किया था। उनकी मांग विदेशी कपड़ों के स्थान पर स्वदेशी कपड़ों की थी। नाम याद रखिएगा दोस्तों, राम विनोद सिंह, उन्होंने नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों, 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा एक बंगाली साप्ताहिक सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया था। नील आंदोलन के दौरान अखबारों ने किसानों के कल्याण का समर्थन किया था। दोस्तों, द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संपादक थे। द्वारकानाथ कोलकाता में संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश का। गाजी मलिक अलाउद्दीन के कमांडरों में तुगलक वंश का शासक हुआ करता था। उसने मंगोलों का 29 बार पीछा किया और पराजित किया, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? दोस्तों, तो हम एक बार देख लेते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम का क्या क्या विशेषता था। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रावधान किया गया था, द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी गई थी, मतलब प्रस्ताव रखा गया था, राज्य सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? प्रांतों और केंद्र में द्वैध शासन नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके सिर्फ केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस अखबार को रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में परिवर्तित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल बाजार अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत शिशिर कुमार घोष ने
1868 में किया था। किसने किया था दोस्तों? शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में बंगाली में की थी इसने, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसे 1878 में रातों रात अंग्रेजी में बदल दिया गया था। गिरीश चंद्र घोष ने 1862 ईस्वी में बंगाली की शुरुआत करी थी। केसरी और मराठा की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1881 में निरस्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1881 में इसको निरस्त कर दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। चलिए पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की रिपोर्ट में किसके द्वारा विशेष बल दिया गया था? तो दोस्तों, हंटर आयोग में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था दोस्तों। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1854 के डिस्पैच के बाद से देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति करी थी। कब दोस्तों? याद रखिएगा, 1882 में। ठीक है, और ये किसके तहत बनाया गया था? तो 1854 में वुड डिस्पैच, आपने नाम सुना होगा, उसके तहत इस आयोग की स्थापना करी गई थी। हंटर आयोग की रिपोर्ट ज्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 31, किसानों के संतोष का मुख्य मुद्दा क्या था जिसके कारण इक्का आंदोलन हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। याद रखिएगा दोस्तों, 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ जिलों हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसान असंतोष से उभरा हुआ ये आंदोलन था। इसके कारण क्या थे? तो उच्च किराया, जो कि 50% से अधिक था। दूसरा कारण क्या था? राजस्व वसूली के प्रभारी ठेकेदारों का उत्पीड़न, और फिर था शेयर लगान प्रथा। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? मदारी पासी ने किया था। याद रखिएगा, मदारी पासी ने किया था। ठीक है, मार्च 1922 में अधिकारियों द्वारा किए गए गंभीर उत्पीड़न ने आंदोलन को समाप्त कर दिया था। मतलब इसे जबरदस्ती दबा दिया गया था 1922 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उसके द्वारा तैयार या योजना बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। दोस्तों, ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस के। तो उन्होंने एक लेख में कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उनके द्वारा तैयार या योजना बनाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में दूसरे सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण का अनुसरण किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई थी। सत्याग्रह के रूप में शुरू करने वाले सबसे पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार में पहले सत्याग्रही थे, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा। आप अपना सुझाव हमें अब तक पहुंचाइए ताकि हम इसमें और कुछ सुधार कर सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथक बिहार प्रांत आंदोलन के उद्भव से संबंधित था, इस आंदोलन से संबंधित था। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन कौन लोग पृथक बिहार के आंदोलन से संबंधित है? तो एक अलग बिहार प्रांत आंदोलन की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण सिंह को जाता है। दोनों ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। और दोस्तों, इस आंदोलन के सहयोग करने वाले अन्य व्यक्ति थे नंदकिशोर लाल, अली इमाम, कृष्णा सहाय, मजहरूल हक और दीप नारायण सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्की ग्रास का सामान्य नाम क्या है जो बिहार में सिक्की शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है दोस्तों वेटियर ग्रास। दोस्तों, सिक्की एक प्रकार की एक घास है और प्राकृतिक रेशों की श्रेणी में आती है। सामान्य नाम इसका वेटियर ग्रास है। क्राफ्टिंग उत्पाद, कंटेनर, देवी देवता आदि से बनाए जाते हैं। मधुबनी सिक्की हस्तशिल्प के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह कोसी, गंडक, बागमती, कमला आदि नदियों के किनारे नम और कीचड़ वाले क्षेत्र में अच्छी तरीके से पाया जाता है। यह आमतौर पर सुनहरे रंग का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला 2001 में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था? दोस्तों, तो सही आंसर है अरवल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, अरवल को 2001 में जहानाबाद जिले से
अलग किया गया था, याद रखिएगा इसको। और उससे पहले लखीसराय 1994 में, पूर्वी चंपारण 1971 में और शिवहर 1994 में अस्तित्व में आया था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपनी को जुलाई 2021 में भारत में स्पुतनिक किस कंपनी को जुलाई 2021 में भारत में स्पुतनिक वैक्सीन निर्माण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल से लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैनासिया बायोटेक। दोस्तों, पैनासिया बायोटेक को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है। 4 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में निर्मित वैक्सीन के पहले बैच ने गुणवत्ता नियंत्रण जांच में सफलता हासिल करी थी। दोस्तों, आपको पता होगा कि स्पुतनिक वैक्सीन जो कहाँ की है, वो रूस की है। याद रखिएगा इस चीज को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ग्रीन पास किससे संबंधित है? दोस्तों, ये संबंधित है हमारा यूरोपीय संघ से। ऑप्शन डी। क्या था थोड़ा सा इसके बारे में? डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र या ग्रीन पेज यूरोपीय संघ से संबंधित है, जिसका उद्देश्य महामारी के दौरान मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। इसके तहत यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी द्वारा अधिकृत टीका लेने वाले व्यक्तियों को ईयू क्षेत्र के भीतर यात्रा प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि जब उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु, जिसे हम भूमध्य सागरीय विश्व जलवायु भी कहते हैं, विश्व के अपेक्षाकृत बहुत कम भागों में पाई जाती है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच पाया जाता है। यह मध्य चिली, कैलिफोर्निया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर के पास स्थित देशों केप टाउन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, आदि जगहों पर पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है? दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार के किस भाग में स्थित है? तो सही ऑप्शन है दक्षिण अंडमान में। दोस्तों, अंडमान और निकोबार समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 572 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं दोस्तों? 572 द्वीप आते हैं। और जिसमें से सिर्फ कहा जाता है कि 38 द्वीपों पर ही लोगों का वास है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच, दोनों के बीच कौन सा लाइन होता है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। टोन्स नदी किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमुना नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, टोन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहती है, जो हिमाचल प्रदेश को छूती है। इसका स्रोत 20,722 फीट ऊंचे बंदरपुछ पर्वत में स्थित है और यह सबसे प्रमुख बारहमासी भारतीय हिमालयी नदियों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि वूलर जी भारत की किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? दोस्तों, तो सही उत्तर है इसका ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच। दोस्तों, वूलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है और यह जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले में स्थित है। झील का बेसिन यह टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप ये बना था, जो कि झेलम नदी द्वारा पोषित होता है। दैट मीन्स कि इसमें झेलम नदी का पानी आकर गिरता है। यह ग्रेटर हिमालय और पीर पांजाल रेंज में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जाति को अंतिम बार भारत की जनगणना में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1931 ईस्वी। दोस्तों, जाति जनगणना कार्य में जनसंख्या का जातिवार समीकरण होता है, मतलब हर जाति की गणना की जाती है। जाति को अंतिम बार 1931 की जनगणना में शामिल किया गया था 1941 में, और 1947 के बाद अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा को बंद किया गया था। सरकार ने इसे पुनर्जीवित नहीं किया। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली बार प्रयास के बाद से भारत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अलग अलग डेटा प्रकाशित करता है। जाति जनगणना गृह मंत्रालय, भारत के महापंजीयन और भारत के जनगणना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है,
इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ शांति, मित्रता और सहयोग संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? सही उत्तर है दोस्तों यह है ऑप्शन सी, रूस। तो 1971 में स्तरित शांति, मित्रता और सहयोग पर भारत सोवियत संधि मनाया जाता है। संधि घोषित करती है कि दोनों देश, उनके लोगों के बीच अस्थायी शांति और दोस्ती कायम रहेगी। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। संधि हथियारों की होड़ से रोकने और सामान्य और पूर्ण निशस्त्रीकरण को प्राप्त करना इनका लक्ष्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। यह किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही है उत्तर है आरपीएफ के द्वारा यह शुरू किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किगाली संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों किगाली संशोधन जो है वो एचएफसी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन एचएफसी की खपत और उत्पादन को धीरे-धीरे कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मूल रूप से ओजोन परत को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए बनाया गया था। एचएफसी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? दोस्तों यह है 1.3%। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रीगा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों रीगा जो है वो लातविया की राजधानी है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये डैगावा नदी पर, डौगावा याद रखिएगा, ये किस नदी पर स्थित है? डौगावा नदी पर ये अवस्थित है। मुहाने पर बाल्टी सागर में अवस्थित है। यह एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में माना जाता है और कई संग्रहालय और कॉन्सर्ट हॉल का घर है। तो देखिए दोस्तों एस्तोनिया की राजधानी क्या है? तेलिन है। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है और बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब जरा देख लेते हैं इनमें से कौन कौन ठंडी महासागरीय जलधारा है। देखिए दोस्तों, तो कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट धारा, कैनरी धारा, लेब्राडोर धारा, वेंगुएला, फॉकलैंड करंट, ओखोस्ट करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सब के सब क्या है? कोल्ड ओशियन करंट है, मतलब ठंडी महासागरीय जलधारा है। तो देखिए लेब्राडोर भी आ गया इसमें, हम्बोल्ट भी आ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन ई हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर है अररिया के रानीगंज प्रखंड में। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विनोद कापरी। दोस्तों ये एक फिल्मकार हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। यह किताब बिहार के 7 ऐसे प्रवासी कामगारों यात्रा का वर्णन करता है जो अपनी साइकिल पर घर वापस आते हैं और 7 दिनों के बाद अपने घर पहुंचते हैं। ये हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित है। दोस्तों ये लॉकडाउन में के ऊपर लिखी गई एक कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का कुल अनुमानित बजट कितना है? दोस्तों ये है हमारा 2.1 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भारत का कौन सा शहर हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रीनगर को
शामिल किया गया है। श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है। यूनेस्को श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं की रचना, याद रखिएगा, शिल्प और लोक कला किस श्रेणी में इसको शामिल किया गया है? शिल्प और लोक कला की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। विश्व भर में 49 नए यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। भारत के अन्य शहर कौन कौन से हैं दोस्तों, याद रखिएगा, चेन्नई, वाराणसी, जयपुर, मुंबई और हैदराबाद। इस तरीके से श्रीनगर हमारा छठा शहर बन गया देश का, जिसको यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2021 इंडेक्स हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों इसका अगर आप सिंपल फॉर्म देखेंगे तो इसको कहते हैं लीड्स। तो ये जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस सूचकांक में गुजरात, हरियाणा और पंजाब माल की गतिशीलता और रसद श्रृंखला की दक्षता के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये 2018 में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि किस संस्थान ने मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशन करी है? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब WEF। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट 2000 ये रिपोर्ट ये बता 2070 तक सूर्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के भारत के लक्ष्य की पृष्ठभूमि में प्रकाशित की गई है। ग्लासगो में COP 2026 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी, COP 26, इसमें PM मोदी के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। तो इसमें यह भी कहा गया था कि भारत का हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण 2030 तक आर्थिक प्रभाव में लगभग $1 ट्रिलियन का योगदान कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल से। हमारा सही ऑप्शन है परिवहन से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीब है? दोस्तों ये इसका सही आंसर है 51.9। ठीक है दोस्तों, इसके बाद झारखंड का स्थान आता है जो है 42.16%। उसके बाद यूपी 37.79%। और उसके बाद मध्य प्रदेश 36.65%। दोस्तों केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब ने पूरे भारत में सबसे कम गरीबी दर्ज कराई है। दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आधार पर ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको जारी किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और ये तो पूरे देश में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21.7% वन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1955 को 1 जनवरी 1955 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का WTO का भारत सदस्य बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित संस्थानों का उनकी स्थापना के संबंध में सही मिलान करिए। दोस्तों तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, LIC 1956। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि RBI की स्थापना कब हुई थी। ये 1935 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, 1934 में नहीं। RRB
जिसे हम कहते हैं रीजनल और रूरल बैंक, ये 1975 में बनाया गया था। नाबार्ड दोस्तों 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 2020 में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, USA। ठीक है दोस्तों, 2020 में USA विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादक था। इस सूची में रूस दूसरे नंबर पर और ईरान तीसरे नंबर पर था। प्राकृतिक जो गैस होता है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन गैस मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। हालांकि दोस्तों रूस के पास विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लासी की लड़ाई किस मुगल सम्राट के शासन के लड़ी गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। दोस्तों प्लासी की लड़ाई जून 1757 में लड़ी गई थी। जून 1757 में लड़ी गई थी और इस समय मुगलों के राजा कौन थे? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कराधान के बीच संबंध का प्रबंध कहता है कि कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दिखाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों लैफर कर्व। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। लैफर कर्व कराधान की संभावित दर और सरकारी राजस्व के परिणाम स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों फिलिप कर्व का क्या काम है? ये बेरोजगारी की स्तर और मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध को बताता है। लॉरेंज कर्व एक अर्थव्यवस्था के भीतर आय के वितरण को दिखाने का काम करता है। और दूसरा कुजनीत कर्व क्या बताता है? वृद्धि और असमानता के बीच संबंध को दर्शाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। दोस्तों किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप है? तो इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ठीक है दोस्तों, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त उपाय उसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। प्रति व्यक्ति आय औसत आय है जो किसी राष्ट्र की जनसंख्या के स्वास्थ्य का माप है। इसका उपयोग एक राष्ट्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की राशि को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से बनाए गए मूल्यवर्धन का माप होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों ये सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 226। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद से ये मान्यता मिलती है? अनुच्छेद 32 से ये मान्यता में वो रीट जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। एक बार हम जान लेते हैं कि ये जो कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 148 में। दोस्तों इनकी जो इनका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या तो 65 वर्ष की अवधि तक होता है। वह आगे के पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। उसके कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों उनका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 57वां संविधान संशोधन। दोस्तों 2011 में ये आया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसके तहत सरकारी समितियों से संबंधित एक निदेशक सिद्धांत को जोड़ा गया। सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ये राज्य की आवश्यकता पर बल देता है। और ये आता है दोस्तों आर्टिकल 43 का बी में। याद रखिएगा 43 का बी में।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। फजल अली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। भारत सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति की पुनर्गठन किया था। कब दोस्तों? 1953 ईस्वी में। इसके दो अन्य सदस्य कौन थे? के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू थे। इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 53 में बना था और 55 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। इनका कहना यह था कि देश की राजनीतिक इकाइयों के किसी भी पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्राथमिक विचार के रूप में माना जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल के पद के संबंध में गलत कथन का अध्ययन करें। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सही ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1975 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 1947 तक सिक्किम चोग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत थी। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन लाया गया था। कौन सा दोस्तों? 36th अमेंडमेंट एक्ट। सिक्किम को 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया था, याद रखिएगा 371 जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ों का चयन करें। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों देखिए आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए आपको कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट लाना अनिवार्य होता है, या वहाँ आपकी एमएलएज होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो अभी आम आदमी पार्टी का दिल्ली पंजाब में सरकार है और इनके गोवा में भी 2 एमएलएज हैं, सॉरी एमपीज हैं। तो इस तरीके से अभी इनको राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए एक और सेट में सरकार बनाने की जरूरत होगी। डीएमके ये तमिलनाडु की पार्टी है, ये भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ये अब ये राज्य पार्टी नहीं है दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सही ऑप्शन सी हो गया हमारा। चलिए अगला पढ़ते हैं। हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो सही ऑप्शन है उत्तर डी अमेरिकी संविधान से। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार, जुडिशियरी है और जुडिशियल रिव्यू है, मतलब जिसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उपाध्यक्षों के पद को हटाना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वाल्मीकि नगर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी तिरहुत प्रमंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं। दोस्तों देखिए बिहार में 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है और 534 अंचलों में विभाजित किया गया है। देखिए दोस्तों सारण प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं? सारण सीवान गोपालगंज आता है। उसी प्रमंडल में कौन सा? सहरसा मधेपुरा और सुपौली आता है। पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया कटिहार अररिया और किशनगंज आते हैं। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली आते हैं। तो जो दिया गया है उनमें से सबसे ज्यादा तिरहुत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर, मतलब हमारा जो ना ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। इसे लोकसभा के किसी भी सदस्य के द्वारा पेशित किया जा सकता है, जो कि गलत है। नहीं दोस्तों, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे केवल मिनिस्टर ही पेश कर सकता है। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है और इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए ही रोका जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में
गाया गया था। तो दोस्तों सही है ये 1896 ईस्वी के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये गाया गया था। और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जो कोलकाता है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। ठीक है, मूल वंदे मातरम में 6 छंद हुआ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद के पास नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता के संबंधित अन्य सभी मसलों के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये 1978 ईस्वी में बनाया गया था दोस्तों। और ये लगभग 8.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये मुख्य रूप से आर्द्र भूमि है, जो कि गंडक नदी के बाढ़ के मैदान में एक ऑक्सबो झील पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यह निवासी और प्रवासी दोनों प्रकार के जो जल पक्षी हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। मैला अंचल नाम का एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। दोस्तों कृषि की व्यवसायीकरण 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम था। किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, और अंग्रेजी कारखानों में इसे कच्चे माल के रूप में दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है दोस्तों बुद्धो भगत के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों कोल विद्रोह जो है वो बुद्धो भगत के द्वारा 1831-32 में ये घटित हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आर्थिक शोषण की प्रतिक्रिया थी। तो इस आंदोलन में कोल, मुंडा, उरांव, होस आदि सभी जनजातियां बाद में आकर के जुड़ गए थे। हालांकि 1848 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार अल्कली के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों घुलनशील क्षार जिसको हम अल्कली कहते हैं उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो कुछ जो क्षार हैं जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जो कि आपका बेस नहीं है, इसीलिए वो जल में घुल नहीं सकता, इसीलिए वो एक अल्कली भी नहीं है। अंगूर में कौन सा अम्ल प्रमुखता से पाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका टार्टरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो टार्टरिक एसिड क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C4H6O6। ठीक है दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर कोई पूछा जाए कि अंगूर में कौन सी एसिड पाई जाती है तो दोस्तों इसमें मैलिक एसिड पाई जाती है, याद रखिएगा मैलिक एसिड पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन फोटोकेमिकल स्मोक का घटक है जो कि गर्म, शुष्क और खिली धूप वाली जलवायु में होता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। दोस्तों प्रकाश रासायनिक स्मॉग एक प्रकार का स्मॉग है जो तब उत्पन्न होता है जब सूर्य से परावैंगनिक प्रकाश वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों फोटोकेमिकल स्मॉग में नाइट्रोजन, ओजोन और SO2 तीनों पाए जाते हैं और साथ ही साथ पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी पाया जाता है जिसे आप शॉर्ट में पैन कहते हैं, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रतिरोध धारा और समय पर निर्भर करता है। इसमें धारा को दुगुना करने पर ऊष्मा कितनी होगी? हम लोग जानते हैं दोस्तों कि H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT। तो अगर हम धारा को दुगुनी करेंगे तो ऊष्मा कितना हो जाएगा, ये 4 गुनी हो जाएगी। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, हे फीवर एक एलर्जी प्रतिक्रिया है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये पराग के द्वारा होती है। ये एलर्जी पराग, धूलकण आदि से होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का मानव शरीर में रक्तचाप प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है वैसोप्रीन, वैसोप्रेसिन सॉरी, इसका सही उत्तर है वैसोप्रेसिन। इसे ये एक तरीके का एंटी डायरेटिक हार्मोन भी होता है जो प्यूबिट्री ग्रंथि से संश्लेषित होता है। दोस्तों टॉक्सिन बच्चे के जन्म, दूध निकलना, मानव व्यवहार, प्रजनन प्रणाली आदि को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन क्या करता है दोस्तों, आंत के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे लड़ाई या लड़ाई हार्मोन्स भी कहा जाता है। सीरोटोनिन क्या करता है, प्रमुख हार्मोन जो हमारे मूड, भलाई और खुशी की भावनाओं को नियंत्रित करता है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है विटामिन B12। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? दोस्तों तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 90, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ई। देखिए दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। तो जैसे कि ध्वनि के पुनरुत्पादन में, फोटोमीटर में, टेलीविजन में और फायर अलार्म बेल में भी। तो सही ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि मिथेन में किस प्रकार का आबंध होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सहसंयोजक बंधन होता है। हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, उपकरणों और रूपांतरित ऊर्जा के लिए गलत जोड़े का चयन करें। तो चूंकि इस सारे सही है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई, माइक्रो। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 155 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में कितना होगा? दोस्तों इसको आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, ये 68.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। चलते आगे बढ़ते हैं, समताप मंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बादलों और अन्य मौसमी घटनाओं की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों, जो समताप मंडल होता है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत होता है। वाणिज्य जेट विमान अशांति से बचने के लिए निचले समताप मंडल में उड़ान भरते हैं जो कि क्षोभ मंडल से नीचे होता है। समताप मंडल में बहुत शुष्क हवा होती है, इससे जलवाष्प कम होता है, इस वजह से इस परत में कम बादल पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की उत्तर पढ़ते हैं, चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों ये सही है, उत्तर है 50%, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं, दूसरा भाग हम नहीं देख सकते हैं। तो लेकिन कहा जाता है कि चंद्रमा के लिबरेशन की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी से 59% तक ये हम देख पाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो लिबरेशन क्या होता है कि पृथ्वीबद्ध पर्यवेक्षकों द्वारा माना जाता है माम और उसके परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन के कारण चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी तार के व्यास को दुगुना कर दिया जाए, सॉरी 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो अगर हम, ये हो जाएगा r/9। ठीक है दोस्तों, ठीक है आप एरिया निकाल लीजिए यहाँ से, पाई आर होता है, तो आर हम लिख सकते हैं 2d इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
जब हम डायमीटर को 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा पाई 6d का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा r/9। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव में पोषण का तरीका परजीवी पोषण प्रकार का होता है। दोस्तों सही उत्तर है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस जानवर का दिल 3 कक्षीय होता है। दोस्तों मेढक का हृदय जो होता है वो 3 कक्षों वाला होता है, जिसमें 2 आलंद और 1 निलय पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मछली में क्या होता है 2 अक्षीय होता है। ठीक है दोस्तों, मगरमच्छों में 4 अक्षीय होता है, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, और तोते में भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो मेढक में 3 पाया जाता है और मछली में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी पुंकेसर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 12 जोड़ी होते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले 7 जोड़े कोस्टल कार्टिलेज द्वारा सीधे और पास्ती से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम सच्ची पसलियां यानी कि ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी की पसलियां उरोस्थी से नहीं जुड़ती, इसीलिए इनको हम बल्कि 7वीं से जुड़ती है, और 11वें और 12वें पसलियों को मतलब रिब्स को इन्हें हम फॉल्स लिप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंसिल द्वारा लिखे शब्दों को मिटाने के लिए जिस रबर का प्रयोग किया जाता है वह मूलतः है। दोस्तों ये आधुनिक इरेजर, ये विनाइल रबर ये होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस धातु का परमाणु द्रव्यमान उच्चतम होता है। सही ऑप्शन है सी लेड का। ठीक है दोस्तों, तो लेड का परमाणु द्रव्यमान 207.2 है। ठीक है, प्लैटिनम का ये है 195.09। पारा का कितना है दोस्तों 200.59। याद रखिएगा दोस्तों सब AMU में है। सोना का कितना होता है दोस्तों 196.97। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआं किसका उदाहरण है दोस्तों। तो सही ऑप्शन है धुआं जो है एक एरोसॉल का उदाहरण है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब एरोसोल होता क्या है दोस्तों, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जो ठोस प्रावस्था में गैस माध्यम में सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एरोसोल गैस में ठोस का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या होती है। तो सही उत्तर होता है इसका वेबर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहता है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि ब्रोमीन जो होता है वो आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो कमरे के तापमान पर भी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है रेयान रासायनिक रूप से क्या है। दोस्तों रेयान जो है वो रासायनिक रूप से सेलुलोज का एक फाइबर होता है दोस्तों। रेयान एक ये क्या हो जाएगा एक सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है दोस्तों, तो ये नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। ठीक है, तो परमाणु संलयन क्या होता है, सूर्य के केंद्र में उच्च दबाव और तापमान के कारण नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों से अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम अणु परमाणु
के लिए फ्यूज करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से है, क्या है दोस्तों? घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से एक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये समानांतर श्रेणी का कनेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सभी उपकरण विद्युत आपूर्ति के समान वोल्टेज पर काम करते हैं। सभी उपकरणों में एक क्रम से बाहर है। जैसे यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सभी उपकरण काम करते रहते हैं, क्योंकि उपकरणों की समानांतर व्यवस्था में सर्किट नहीं टूटता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील पैन के नीचे तांबे का लेप क्यों लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि तांबे की चालकता जो होती है वो स्टेनलेस स्टील से ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? दोस्तों ये राफेल नडाल आपके हो जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन सी। भारत P-81 पेट्रोल विमान खरीद रहा है, तो इसका सही उत्तर है किस देश से खरीद रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल गश्त विमान बिक्री की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूएसए से यह विमान खरीदा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वे सैरोपोड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े खोजे हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में सर्वाधिक पुरस्कार का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? चलिए आगे, तो ये सही उत्तर है ऑप्शन डी, रॉजर फेडरर। दोस्तों पहला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2000 में प्रदान किया गया था। 2021 में इसे सेवल में आयोजित किया गया था। स्विस टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के नाम सर्वाधिक पुरस्कारों का रिकॉर्ड है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 नियोमी ओसाका ने स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर जीता। राफेल नडाल ने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर जीता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चीनी अंतरिक्ष यान तियानवे निम्नलिखित में से किस ग्रह पर उतरा है? तो सही ऑप्शन है उत्तर सी, आपका मंगल ग्रह पर इसको भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, ये 14 मई 2021 को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा 14 मई 2021 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये मंगल की कक्षा में उतरा था 14 मई 2021 को, और ये जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 12 मई को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि अल अक्सा मस्जिद निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों ये यरूशलेम इजराइल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। महेंद्रगिरी को किस राज्य सरकार द्वारा नए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व तैयार किया जाएगा इसमें, ये उड़ीसा के गजपति जिले में आता है। ठीक है, तो सौरा जनजाति जो है महेंद्रगिरी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 140। ठीक है, ये कुल 156 देशों को इसमें शामिल किया गया था दोस्तों, और 2020 में भारत जो था 112वें स्थान पर था। ठीक है, और दक्षिण एशिया में भारत जो है तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है? सही उत्तर है दोस्तों कि इसे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित जो रेडी चलाने वाले लोग हैं उनको ऋण सुविधा प्रदान
करना इसका मकसद था। इसमें प्रारंभिक पूंजी के तौर पे 10,000 आपको ऋण के रूप में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्राइफेड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत काम कर रहे भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, इसको हम ट्राइफेड कहते हैं, संकल्प से सिद्धि का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य 100 दिनों में भारत के 1500 गांवों को कवर करना था। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी गांवों में स्थित वनधन विकास केंद्रों को सक्रिय करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा चीनाब ब्रिज निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है दोस्तों, मेहराब में स्टील के बक्से होते हैं। मेहराब की लंबाई 467 मीटर, मेहराब की जो लंबाई वो 480 मीटर है। चिनाब ब्रिज के निर्माण को 2002 में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। अगला सवाल है, न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना भारत के किस नंबर के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ये 48वें थे। ठीक है दोस्तों, अब 49वें न्यायाधीश के रूप में कौन बने हैं? यूयू ललित को बनाया गया है 49वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत H2 गठबंधन, इंडिया H2A अलायंस संबंधित है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 24 का ए, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों के ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर से संबंधित है ये। इन्होंने 2018 में एशियाई पैरालंपिक में 101.9 मीटर की छलांग लगाई और स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में 1.83 मीटर की छलांग लगाई थी। ठीक है, ये विश्व के पूर्व नंबर 1 और 2021 के अर्जुन पुरस्कार विजेता भी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का भागलपुर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सही उत्तर है इसका। तो भागलपुर में फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके साथ साथ भागलपुर में चीनी मिट्टी और क्वार्टजाइट भी पाए जाते हैं। यहाँ पे सिरेमिक उद्योग भी पाया जाता है। तो देखा जाए तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चीनी मिट्टी भी पाया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है बांका, जो कि मंदार पर्वत पर शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई 377 मीटर है और ये राज्य परिवहन द्वारा 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजगीर में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका उद्घाटन वेंकैया नायडू राजगीर में किया गया था, के द्वारा राजगीर में किया गया था। सम्मेलन नालंदा विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। इसका थीम था कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम परंपराएं। ये 7 से 9 नवंबर 2021 को 7 से 9 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस मिशन को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने रिवर सिटीज अलायंस RCA लॉन्च किया है। बिहार के कितने शहरों
को इसमें शामिल किया गया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिहार के 2 शहरों को, सॉरी दोस्तों, ये 4 शहरों को शामिल किया गया है। ये शहर है पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और बीई द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस्पिरेंट की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस सूचकांक के 4 वर्गीकरण होते हैं, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेनर, एस्पिरेंट कैटेगरी। कर्नाटक और राजस्थान फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है उनको। किस देश ने अपने यहाँ निजी बैंकों के पास आयात हेतु विदेशी मुद्रा की समाप्ति की वजह से खाद्य पदार्थों में कमी के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, श्रीलंका। श्रीलंका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जिसे यू ब्रीथ लाइफ कहा जाता है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो यू ब्रीथ लाइफ स्कूल अस्पतालों, कार्यालयों आदि जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्क्रब टाइफस रोग ने भारत के किस राज्य में 40 से अधिक लोगों की जान ली है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में किस देश ने डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट द असैट का परीक्षण किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो दोस्तों ये रसिया ने किया था, चूंकि ऑप्शन में है नहीं, याद रखिएगा इसको। रूस के कॉस्मोस 408 नामक उपग्रह से टकरा गया था ये मिसाइल। रूस द्वारा 15 नवंबर 2021 को इसका परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण ने अब तक ट्रैक करने योग्य कक्षीय मलबे के लगभग 15,000 टुकड़े उत्पन्न किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा की 16वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 ग्रामीण किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो असर ग्रामीण में 15-16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की उपस्थिति की रिपोर्ट प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार नामांकन 64.3% से बढ़कर 65.8% हो गया है, लेकिन 2021 में नामांकन अचानक बढ़कर 70.3% हो गया है। 2021 में 58 को स्मार्टफोन की उपलब्धता बढ़कर 67.6% हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए फिर से चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2021 से 25 के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सेबी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अजय त्यागी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में सेबी के कौन अध्यक्ष हैं, क्या यही है या कोई चेंज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ओडिशा के बालासोर जिले को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पर नामीबिया से जो चीता होते हैं, चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी, उनको लाया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ही उनको रखा जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है दोस्तों, अब तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो मैं इनके सही सही आंसर बता देता हूँ। आप
इसको मिला लीजिएगा तो 141 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। 41 का 9 है, 142 का बी है, 143 का सी है, 143 का सी है, 144 का 144 का आंसर ए है, 145 का आंसर बी है। दोस्तों आप खुद से एक बार ट्राई करिए, अगर अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो प्लीज कमेंट करिए। 146 का आंसर सी है, 147 का बी है, 148 का ए है, 149 का ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों आपको अगर किसी तरह की इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। 150 का ऑप्शन ये है। दोस्तों आज के लिए ये IAS परफेक्शन का सेकंड टेस्ट सीरीज था। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।